है वो है वर्क एंड एनर्जी। वर्क हम कहते किसे हैं? वर्क वेन एवर अ फोर्स मेक्स अ बॉडी मूव देन वर्क इज सेड टू बी डन। इट मीन्स कि जब भी हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट अगर मूव करना स्टार्ट होता है तभी हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है। और इसी को हम दूसरे तरीके से अगर हम डिफाइन करें तो वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। अगर फोर्स हम लगा रहे हैं और मोशन नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट में या बॉडी में तो उस रिस्पेक्ट में हम नहीं कहेंगे कि वर्क डन नहीं हो रहा है। ठीक है। नाउ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क। वर्क किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या लगाना होता है? एनर्जी लगानी होती है। तो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क। वेन वर्क इज़ डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड अप। अब इसका मतलब ये हुआ जो हमने फर्स्ट लाइन पढ़ा, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क। अब कितनी एनर्जी हमें लगानी होती है कितना वर्क डन करने के लिए? तो व्हेन वर्क इज़ डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड अप। जितना हम वर्क करते हैं उतनी ही इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें इलैप्स करनी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला बना वो बना कि वर्क डन जो होगा दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी इलैप्स। एनर्जी इलैप्स जितनी होगी उतनी ही वर्क डन होगा, या कह लो जितना वर्क डन हुआ है उतनी ही एनर्जी इलैप्स हुई है। द वर्क डन बाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। अब क्वेश्चन ये है कि जो वर्क डन हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे या ऑब्जेक्ट के द्वारा, उस पर कौन कौन से फैक्टर पे वो वर्क डन डिपेंड करता है? नंबर वन, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर डिपेंड करता है कि हमने फोर्स लगाया कितना है। द वर्क डन बाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। वर्क डन जो होगा वो कितने फैक्टर पे डिपेंड करेंगे? दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। नंबर वन, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स हमने लगाया है उसकी वैल्यू कितनी है, उसको हम मैग्नीट्यूड कह रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर डिपेंड करेगा। एंड नंबर टू, डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स, कि जब हमने फोर्स लगाया तो वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस मूव किया है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है और कोई वही सेम ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाई किया है और वो पॉइंट ए से मूव करते हुए पॉइंट बी पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है? दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट एस कवर हुआ है, या कह लो डिस्टेंस मूव कितना किया है, तो एस डिस्टेंस मूव किया है। यहाँ पर 9th क्लास, अभी तक आप लोग जो डिस्टेंस जो रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, 9th क्लास में आप डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करोगे। तो ए से बी तक मूव करने के लिए फोर्स एफ लगा और ए से बी तक का जो डिस्टेंस मूव किया है बॉडी के द्वारा दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एस मूव किया गया। तो फॉर्मूला क्या बना? दैट इज़ वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो अब इसके अकॉर्डिंगली, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि फोर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिस्टेंस से या डिस्प्लेसमेंट से तब जाकर वर्क डन आ रहा है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बना? सो वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स हमने कितना, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी यानी फोर्स हमने कितना लगाया बॉडी के ऊपर, एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डिस्टेंस कितना मूव किया गया, तो फोर्स जितना लगा और डिस्टेंस जितना मूव किया है दोनों का क्या होगा? प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो भी मल्टीप्लाई करके आएगी वैल्यू वो हमारा वर्क डन होगा। नाउ वर्क डन की बात करते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था चैप्टर मोशन में कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं वो आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर हम किसे कहते हैं? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन इन्वॉल्व ना हो। और वेक्टर किसे बोल रहे हैं? जिसमें केवल दोनों हो, मीन्स मैग्नीट्यूड भी एंड एज वेल एज डायरेक्शन भी। तो वर्क डन यहाँ पर जो है दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ है। तो जब भी हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक स्केलर नंबर आता है। स्केलर मीन्स एक कांस्टेंट नंबर आता है, ठीक है, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा। तो देयरफॉर वर्क डन जो हो गया दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। एंड एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन की बात अगर हम करते हैं तो दैट इज़ जूल, वो जूल होगा और इसको जे, कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं इन शॉर्ट। अब जैसा कि हमने पढ़ा यहाँ पर कि जो वर्क की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। और हमने ऊपर फॉर्मूला अभी पढ़े थे कि वर्क डन जो होता है दैट इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि वर्क डन की एसआई यूनिट जूल है
तो 1 जूल इक्वल टू फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, तो 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है, तो 1 मीटर। तो 1 जूल इक्वल टू वी कैन से दैट 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर, और वी कैन से दैट 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो गया। न्यूटन मीटर, द सिंबल ऑफ न्यूटन इज कैपिटल एन एंड मीटर इज स्मॉल एम, तो न्यूटन मीटर हम लिख सकते हैं। तो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राइट द अनदर एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से दैट कि अनदर एसआई यूनिट जो हो गया वो न्यूटन मीटर हो गया वर्क डन का। तो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर तो कहलाया द, सो अनदर एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। क्लियर हुआ? एक तो हो गया आपका जूल, और दूसरा आपका अनदर एसआई यूनिट की बात करते हैं तो वो न्यूटन मीटर हो गया। यहीं पे मैं आपको और समझा देता हूँ कि ये हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। सिंस अगर हम बात करते हैं सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट जो होती है वर्क डन की, वो होती है अर्ग, ERG, अर्ग कहलाता है। वो आपके सिलेबस में है नहीं इसलिए मैंने वो लिखा नहीं है, बट आपको सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एसआई यूनिट जूल हो गया, अनदर एसआई यूनिट न्यूटन मीटर हो गया, और अगर हम इसी की बात कर रहे हैं सीजीएस यूनिट की, तो वो आपकी अर्ग कहलाती है, ERG। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो भी इसमें वर्क डन लगेगा। एक तो हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से मूव करते हुए पॉइंट बी पर गया, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उस रेस्पेक्ट में हमने पढ़ा कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी अगर मूव करती है, अब ग्रेविटी हमेशा लगती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हम कह रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी अगर मूव कर रही है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क डन लगेगा, तो ये अनदर टॉपिक हमारा है। तो इस रेस्पेक्ट में देखो, ग्रेविटी अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो अगेंस्ट ग्रेविटी बोलेंगे, ठीक है। तो व्हेनेवर वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी। जो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, यानी अगेंस्ट ग्रेविटी जो मूव कर रही है नीचे से ऊपर की तरफ जो आ रहा है, तो इसका वेट होगा समथिंग। तो वेट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितनी वो डिस्टेंस वो मूव किया है, ऊपर कितना आया है अर्थ सरफेस से, वो ऊपर की ओर कितना रेज किया है, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड, यानी वर्टिकल डिस्टेंस कितना उस बॉडी को उठाया गया है ऊपर की तरफ, तो उस रेस्पेक्ट में हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेट मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है और ये मूव किया गया है पॉइंट बी पर, जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो ना, तो इस रेस्पेक्ट में मान कर चलो कि पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट है कोई, और वो पॉइंट बी पर ऑब्जेक्ट मूव करके गया है। तो इस रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया, अर्थ सरफेस हो गया, और इस अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पर वो ऑब्जेक्ट मूव किया है, तो लेट वो हाइट मान लेते हैं कि वो हाइट क्या है, h है। तो इस रेस्पेक्ट में वर्क डन कितना लगेगा, क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, ठीक है। तो इस रेस्पेक्ट में वर्क डन जो होगा, हमने अभी अभी पढ़ा कि वर्क डन जो होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। सेम यहाँ पर लिखे हैं कि वर्क डन यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। नाउ वर्क डन जो है दैट इज़ फोर्स की वैल्यू हमने पीछे पढ़ा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में कि फोर्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो m इंटू जी इज़ द फोर्स, मास कितनी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लगा रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो फोर्स देता है। और यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ए टू बी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है ऑब्जेक्ट के द्वारा, वर्टिकल डिस्टेंस, तो वो वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो हाइट h है। तो हमने s को h से रिप्लेस कर दिया, तो s इज रिप्लेस्ड बाई h एंड f इज इक्वल्स टू m इंटू जी। तो वर्क डन जो हो गया अगेंस्ट ग्रेविटी की अगर हम बात करते हैं, और उस केस में अगर वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, ये फॉर्मूला हमारा आ गया। तो ये हमारा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ। चलो, तो हमने अभी तक दो फॉर्मूले पढ़े हैं वर्क डन का। पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन सरफेस पर या अर्थ सरफेस पे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मूव करता है तो वर्क डन हम निकालेंगे कैसे, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके। अगर कोई ऑब्जेक्ट, दूसरा केस हमने पढ़ा वर्क डन के लिए अगेंस्ट ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट
ए पॉइंट से मूव करते हुए बी पॉइंट तक जाता है एंड हाइट h को कवर करता है, तो उस रेस्पेक्ट में वर्क डन जो हम निकालेंगे m इंटू जी इंटू एच, ये फॉर्मूला यूटिलाइज करके वर्क डन निकलेगा। नाउ तीसरा जो हमारा वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, दैट इज़ वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। यानी अगर कोई वर्क डन लगाया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, और वो वर्क डन तभी कहलाएगा जब फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन वो फोर्स लगाया कैसे जा रहा है, ठीक है। तो एक तो सपोज कर लो कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया और ये मूव करते हुए मूव किया फ्रॉम पॉइंट ए टू बी पॉइंट। लेकिन अगर सपोज कर लो कि जैसे हम कोई टॉयज़ है उसे हम रस्सी से बांध दिए और उसको हम फिर खींच रहे हैं, तो उस रेस्पेक्ट में जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज़ ऑब्लिकली, वो ऑब्लिकली लग रहा है। लेकिन वो टॉयज़ जो है वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो टॉयज़ मूव करते हुए फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मूव किया। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट लगा है इसके बीच में कोई एंगल थीटा है, और यही एंगल थीटा जो है इंक्लाइंड हो रहा है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। यानी ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है जो मूव किया है बाय अप्लाइंग द फोर्स एफ ऑब्लिकली विद द एंगल थीटा, तो इस रेस्पेक्ट में आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो एस मान लेते हैं। इस रेस्पेक्ट में अगर हम वर्क डन निकालने की कोशिश करें तो सिंपल हम ये फॉर्मूले से और ये फॉर्मूले से वर्क डन नहीं निकाल पाएंगे। तो इस रेस्पेक्ट में अगर हमें वर्क डन निकालना हो तो यूज़ करेंगे वर्क डन इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। यहाँ पे कॉस थीटा एक्चुअली है क्या, तो कॉस थीटा ये आप क्लास 10th में पढ़ोगे, लेकिन 9th क्लास में केवल यहीं पे एक यूज़ हो रहा है आपका। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक चैप्टर है आपका मैथ्स में, वहाँ पर आप पढ़ोगे कि कॉस थीटा इज़ वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, रेशियोज़ होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ कह लो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोल लो। तो कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इस तरह से और भी बहुत से 6 हैं टोटल। इनमें से आपको केवल एक पर ध्यान देना है अभी फ़िलहाल, कॉस थीटा। कॉस का पूरा नाम कोसाइन है, कोसाइन थीटा, और इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी थीटा। थीटा इज़ हेयर एंगल, कि एंगल है कितना, और इस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इंक्लाइंड होते हैं, मतलब दिस एंगल इज़ इन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है उसे थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि फोर्स को जब हम रिजॉल्व करते हैं ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, और यही फोर्स को जब हम रिजॉल्व करते हैं ऑन द एक्स एक्सिस तो वो कहलाता है एफ कोस थीटा। तो एफ कोस थीटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट से, तो एफ कोस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू आपका फॉर्मूला जो बन गया वो क्या बना, एफ एस कोस थीटा। नाउ अब इसको डिफाइन देख लेते हैं। द वर्क डन इन पुलिंग द बॉडी विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो प्रोडक्ट है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका क्या हो गया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी मैंने बताया फोर्स को अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व कराएंगे तो वो फोर्स एफ जो हमने लगाया ऑब्लिकली वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एफ कॉस थीटा बन जाएगा हमेशा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोडक्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स कितना रहा, एफ कॉस थीटा, एंड डिस्टेंस मूव कितना किया, तो एस। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, एफ कॉस थीटा इंटू एस। नाउ वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला हम हमेशा वही इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर फोर्स जो है वो इंक्लाइंड हो रहा है या ऑब्लिकली लगाया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इस रेस्पेक्ट में। अब जैसा कि हमने अभी अभी बोला कि कॉस थीटा जो है कोसाइन थीटा इज़ वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, रेशियोज होते हैं, तो इनकी वैल्यू जो डिपेंड करती है वो थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करती है। और सिंस ये आपको मैथ्स में भी अभी इस क्लास में पढ़ने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू आपको प्रिस्क्राइब कर दिया है, दे दिया है। ये वैल्यू आपको याद करनी होगी, रटना होगा एक तरीके से। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिपेंड्स ऑन द थीटा, थीटा इज़ हेयर एंगल। नाउ इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और इस एंगल से अलग एंगल कोई नहीं आएगा क्वेश्चन में, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करती हो तो यही एंगल आएंगे बस। तो थीटा इज़ द, मान लेते हैं कि अगर 0 डिग्री है देन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। इफ़ कॉस, अगर थीटा की वैल्यू अगर हम 30 डिग्री मानते हैं तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री अगर होगा तो कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2।
एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री अगर होता है देन कॉस 60 इक्वल टू हाफ। थीटा इक्वल टू 90 में कॉस 90 जो होगा वो 0 हो जाती है, एंड थीटा इक्वल टू 180 में थीटा जो होगा कॉस 180 जो होगा वो -1, ये वैल्यू आएगी। तो इन वैल्यूज़ को फिर हम क्या करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। हियर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन, मैंने आपको ये बता चुका कि थीटा जो है यहाँ एंगल किसके किसके बीच में है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है। तो हेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। हेंस हम कह सकते हैं अब इसके अकॉर्डिंग कि अगर यहाँ पर cos 90 की वैल्यू क्या आ गई 0, और फॉर्मूला हमारा क्या बना W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस थीटा और तीनों के तीनों टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई में है। तो अगर थीटा 90 डिग्री होती है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मानकर चलते हैं कि वो परपेंडिकुलरली उसके ऊपर फोर्स लग रहा है और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इस रेस्पेक्ट में जो आपका फोर्स लगा वो फोर्स क्या लगा, परपेंडिकुलर लगा टू द ऑब्जेक्ट। ये आपका फोर्स लगा और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो एंगल कितना बना 90 डिग्री। और हमने अभी अभी पढ़ा W इक्वल टू क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगी। तो कॉस 90 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 0। अब 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नो वर्क इज़ डन। तो उस रेस्पेक्ट में कोई भी वर्क नहीं कहलाएगा, या कह लो कि वर्क डन जो कहलाएगा वो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो वर्क डन हमारे पास 3 टाइप्स के आ जाते हैं। फिर वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है, और वर्क डन 0 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक में पहले डाउट है अगर कोई तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। When the displacement of the body is perpendicular to the direction of force, डिस्प्लेसमेंट, सपोज कर लो कि कोई व्यक्ति जो है वो सूटकेस लेकर सर पर, जैसे कूली होते हैं ना,